नमस्कार दोस्तों इस सीरीज में ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का 8 पार्ट है, 8 लेक्चर है, 8वां, जिसमें हम एक सीरीज में पूरा जितने भी सेंटर और स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी विद महेश। तो इसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। ये फंडामेंटल राइट्स का या मौलिक अधिकार का दूसरा लेक्चर है, दूसरा पार्ट है मौलिक अधिकार का, जिसमें पहले में हम लोग देखे थे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उनका बेसिक समझे थे और उनका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल राइट आते किस में हम लोग थोड़ा देख लेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स भाग 3 पार्ट 3 में आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आते हैं भाग 3 में। और हम लोग देखे थे कि 7 फंडामेंटल राइट थे बेसिकली, लेकिन एक को हटा दिया और अब 6 फंडामेंटल राइट हैं। एक को कहाँ हटाया, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया, वो 31A के थ्रू था, अब उसको 300A में डाल दिया। 31A नहीं था, 31 था और 31 को 300 में डाल दिया, 300A में, ये नहीं है। तो ये हम लोग देखे थे कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली। उसमें हम लोगों को पहला पढ़ना है समता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी, ये उसका पहला है। तो राइट टू इक्वलिटी है क्या, समता का अधिकार क्या है, इसको हम शुरुआत करेंगे। ये देखिए बेसिकली ये जो लिखा है ना, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, मैं बताता हूँ इसको आसान भाषा में। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति है ना, विधि से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। साफ साफ बात यह है कि विधि या कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। पर है इसके बाद सारे पर्सन है, इंडियन टेरिटरी की बात हो रही है, विधि से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। पहले कानून है, कानून के अंडर, कानून के नीचे ही सब आते हैं, चाहे वो एक रिक्शा हो या फिर एक लेबरर हो या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई अधिकारी हो, नेता हो, जज हो, कोई हो, सब कानून के नीचे आते हैं। तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये इसका सीधे कहने का मतलब है आर्टिकल 14 का। तो अनुच्छेद 14 का जो कहने का मतलब है वो यही है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, सब कानून के नीचे हैं। अब इसमें 2 टर्म है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, विधि के समक्ष समता। ये विधि के समक्ष समता है क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कोई भी कानून बनेगा, ये इंडियन टेरिटरी की बात हो रही पूरी, ये आप ध्यान में रखना, इंडियन टेरिटरी की बात हो रही कि कोई भी कानून बनेगा तो वो समान रूप से लागू होगा ऑल पर्सन पे, सभी लोगों पे, सभी नागरिकों पे, सभी पर्सन पे समान रूप से लागू होगा। कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं, सब बराबर हैं एकदम। तो कानून की नज़र में सब बराबर हैं। यहाँ क्या था, कानून से ऊपर कोई नहीं है, सब कानून के नीचे। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलते हैं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कानून कोई बनेगा तो सबके लिए बराबर लागू होगा। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, आपको सबको पता है, जैसे किसी ने कोई खून कर दिया, कोई मर्डर कर दिया, धोखे से हो गया चाहे वैसे हो, तो कोई मर्डर हो गया, अब उसके ऊपर धारा लगती है 302, फिर उसको केस चलाया जाता है और उसके हिसाब से सजा दी जाती है। मान लीजिए इसमें सजा का प्रावधान है 20 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो कोई संवैधानिक पोस्ट पे बैठा है या फिर कोई नेता है या फिर कोई बहुत बड़ा पर्सन है, हाई है, अमीर है, गरीब है, तो अमीर आदमी है तो उसके ऊपर 302 नहीं लगेगी, नहीं उसके ऊपर कोई छोटा वोटा लगा दो और हटा दो। ऐसा देखिए वो अलग चीज़ है, एक करप्शन और वो मैटर क्या हो जाता है, लेकिन धारा यही सबके लिए बराबर है। तो कानून जो बनेगा वो सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, कोई भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो। तो ये जो धारा लगेगी वो सबके ऊपर लगेगी, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज और आपका कोई भी अधिकारी, कोई भी आपका चाहे जमींदार हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे रिक्शा वाला हो, सभी के ऊपर यही धारा लगेगी। तो यही वो बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई भी आदमी है, कोई पर्सन है, वो एक तरह से कह सकते हो कानून की नज़र में सब बराबर है, कोई कानून में अलग नहीं है कोई कानून से। तो कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो ये बोलता है किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगी, कुछ विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे किसी को, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल है वो हम देख लेंगे, कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे किसी को कानून बनाते समय, और ना ये देखा जाएगा कि ये अमीर है, गरीब है, या ये ऊंचा है, नीचा है, ये अधिकारी है कि अधिकारी नहीं है, सब बराबर हैं, विधि के ऊपर कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। तो ये 302 लगेगी तो सबके ऊपर लगेगी, चाहे अमीर हो या गरीब हो, ऊंचा नीचा हो, अधिकारी हो या कुछ भी हो। तो ये है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ।
ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये देखिए ब्रिटिश से लिया गया है और इसको निगेटिव कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अभी क्यों कहा जाता है हम अभी बताएंगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अमेरिका से लिया गया है। ये क्या बोलता है, अभी मान लो कोई टैक्स की बात आती है, जैसे टैक्स पे करने की बात आती है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, मान लो कि एक्स्ट्रा टैक्स लगा लिया, मान लो सेस की हम बात करते हैं, जैसे अभी कोरोना चल रहा है और इसको निपटने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम सेस लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं। तो जो टैक्स लगाएगा गवर्नमेंट, चलो मान लो बोल दिया कि सभी को 2000 रुपया देना है, तो क्या ये सही है कि सभी को 2000 रुपया देना है? अब मान लो एक रिक्शा वाला है या डेली लेबरर है, वो खाने को तरस रहा है, वो 2000 रुपया कहाँ देगा? क्योंकि नियम लॉ बन गया तो आपको देना है। काहे कि आपका संविधान बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, तो 2000 रुपया आपको देना है। काहे कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं तो आपको देना है। या फिर कोई मान लो बहुत कम कमा रहा है, 10 या 15 हज़ार रुपये कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, उसको भी 2000 देना है। कोई 2 लाख कमा रहा है, उसको भी 2000 देना है। कोई बड़ी पोस्ट पे बैठा है, संवैधानिक पोस्ट पे, या कोई जज है, डीएम है, तो सबको 2000 देना है। या कोई 10 लाख कमा रहा है, अंबानी है, तो उसको भी 2000 देना है। तो क्या ये सही है? तो ये कहाँ तक सही है? और खासकर जब उनकी बात करते हैं, जैसे फार्मर है, किसान है, ऑलरेडी मर रहे हैं, और या फिर जो डेली लेबर है उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है, उनको खाने नहीं मिल रहा, तो उनको 2000 वो कहाँ से दें? तो ये सही नहीं है। तो इसमें ये कहा गया फिर ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, अमेरिका वाले में, कि ऐसी स्थिति में तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, भेदभाव। कैसे भेदभाव? कि भैया अब आप देख सकते हो कि यार कोई गरीब है तो उससे क्यों पैसा ले रहा, वो उसके पास खाने के लिए वो कहाँ से पैसा दे? या फिर जिसको जो कम कमा रहा है तो उससे कम ले लो, जो ज़्यादा कमा रहा है उससे ज़्यादा ले लो। जैसे टैक्स व्यवस्था चलती है हमारे यहाँ कि इतने स्लैब में आओगे तो इतने स्लैब में आओगे तो फिर वो ये जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। यहाँ पर फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो जाएगा। तो यही ये बोलता है कि आप थोड़ा बहुत कहीं भेदभाव कर सकते हो अमीर की गरीबी में, या फिर कोई जैसी स्थिति बने, कोई ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल हो, हाई या लो हो, या कोई मान लो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, कोई सेंट्रल इंडिया से आ रहा है, कोई साउथ इंडिया से, तो वहाँ पर कोई भौगोलिक स्थिति वैसी हो तो वहाँ पर भी आप कुछ स्पेशल कानून बना सकते हो उन लोगों के लिए। तो फिर वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, इक्वल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, परिस्थितियाँ बराबर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो अभी कोई गरीब है, फार्मर है, तो फार्मर की सबकी स्थिति है, और उसमें भी डिसाइड कर देना चाहिए कि छोटे लैंडलॉर्ड हैं, छोटे फार्मर हैं, तो उन्हीं के लिए क्या कानून है, तो वो इक्वल परिस्थितियाँ हैं। तो इक्वल परिस्थितियों में फिर समान कानून होगा। और अभी यहीं फार्मर है कोई छोटे सा, और यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी बैठा है, डीएम बैठा है, या फिर कोई जज बैठा है, और उनके ऊपर सेम कानून लगा है, 2000 दोनों को देना है। तो ये कहाँ है? तो परिस्थितियाँ समान होनी चाहिए। तो ये परिस्थितियाँ समान होंगी तभी कानून के साथ समान व्यवहार होगा, या एक जैसा व्यवहार होगा सभी व्यक्तियों के साथ। जब परिस्थितियाँ समान होगी तो सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। परिस्थितियाँ आपको समान करना पड़ेगा, और यही लिखा है बिना भेदभाव के सम्मान के साथ समान व्यवहार। तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, तो भेदभाव नहीं करना, समान है तो उसको समान उसमें रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई गरीब है या कोई अमीर कैटेगरी में, तो उसको ये कैटेगरी, तो उसके लिए आप कुछ स्पेशल लॉ बना सकते हो। तो फिर वहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं लागू होगा, फिर वहाँ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लागू होगा। और यहाँ पर क्या है, ये नहीं देखता है कुछ अमीरी गरीबी कुछ, तो इसलिए निगेटिव हो गया। इसमें किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी गई, किसी को विशेष अधिकार नहीं दिए गए। यहाँ पर कुछ छूट दी जा सकती है, कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं, कुछ भेदभाव किया जा सकता है पॉजिटिव तरीके से, निगेटिव नहीं। तो इसलिए इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहा गया। तो यूएसए का, अमेरिका का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो निगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये दोनों जो इक्वलिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ पे बेस है, विधि का शासन पे बेस है, सब विधि का शासन तो वहाँ पर है। तो ये क्लियर होगा हमको लग रहा है। अब इसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 15, ये बार डबल लिख गया तो इसको आप कर दीजिए। ये अपवाद देख लेते हैं, इसके एक्सेप्शनल देख लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि कोई अगर किसी से कोई गलती हो गई या कोई मर्डर हो गया 302, और या फिर कोई भी क्राइम हो गया, तो उसमें कुछ अपवाद हैं कि उनके ऊपर कुछ स्पेशली उनको छूट दी सकती हैं। मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बनती है तो राष्ट्रपति मान लीजिए कोई काम किया, ऐसे कोई राष्ट्रपति का कोई काम है मान लीजिए, ऐसा छोड़िए, तो उसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो तुरंत,
कि ये काम उनके अकॉर्डिंग नहीं किया गया, तो इनको कुछ अपवाद दिए गए हैं राज्यपाल को, और या फिर इंटरनेशनल विधि कोई हो, विदेशी कुछ राज प्रमुख आए हों, या कुछ एम्बेसडर राजदूत हों, तो उनको कुछ स्पेशल अपवाद हैं, उनके लिए कुछ कानून लागू होते हैं, लेकिन कुछ अपवादों के साथ होते हैं, कुछ छूट दी जाती है उनको। तो ये अपवाद हैं उस श्रेणी में। तो यहाँ मत कह देना कि इनके ऊपर क्यों नहीं लागू हो रहा है, तो लागू होते हैं, लेकिन कुछ उनको स्पेशली प्रिविलेज दी जाती है, कुछ छूट दी जाती है उनको। फिर देखते हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या बोलता है। आर्टिकल 15 ये बोलता है कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव को रोका जाएगा। किस किस ग्राउंड पे? धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। रेस के आधार पर, जैसे काला भूला, काला या भूरा है जो भी, कास्ट के आधार पर, और सेक्स के आधार पर, मेल फीमेल, और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इनके आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हो। भेदभाव का यहाँ साफ साफ मतलब ये है कि जैसे मान लो सबरी वाला, एक आपको एग्जाम्पल याद होगा। सबरी वाला जो एग्जाम्पल है या मैटर है वो आपको केरला का है। उसमें क्या था कि 10 से 15 साल की जितनी महिला, 10 से 50 साल की महिलाओं को उस मंदिर में एंट्री नहीं थी, अलाउ नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि ये एक समझ लीजिए कि ये प्रोविजन आपको क्या करना है कि रोक दिया, इसको प्रोहिबिट कर दिया कि ऐसा नहीं कर सकते हो। हमारे यहाँ इक्वलिटी की बात की जाती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का भेदभाव किया जाए, तो वही है। तो यहाँ पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। किसी ऐसे स्थान पर, पब्लिक प्लेस है कोई, पब्लिक प्लेस पे आप जैसे कि कोई इंटरटेनमेंट की जगह हो गई, मूवी हॉल, सिनेमा हॉल हो गए, जैसे कोई नहाने वाले घाट हो गए, टैंक हो गए, बैल हो गए, कुआ हो गए, रोड हो गए, पब्लिक कोई भी प्लेस हो गया, तो उसके आधार पे कि आप वहाँ कोई स्पेशल रिलीजियस को अलाउ ना करें, या कोई रेस को या फिर कास्ट को, उसके आधार पे आप उस पर भेदभाव करें कि आप नहीं जा सकते हो, आप इस कास्ट से आते हो इसलिए आप यहाँ नहीं जा सकते हो, या फिर आप यहाँ नहीं जा सकते हो इस कास्ट से आते हो, या फिर इस रिलीजियस से आते हो, धर्म से आते हो इसलिए नहीं जा सकते हो। तो इस पे आधार पे आप किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से रोक है इस भेदभाव पे, इस डिस्क्रिमिनेशन पे। तो ये आर्टिकल 15 बोलता है, उस पर मूवी बन चुकी है, और मैंने सबरी वाला का आपको एक अभी लेटेस्ट का एग्जाम्पल ही बताया है। तो ये आपको बोलता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद देखिए सब में हैं, जो एक्सेप्शनल हैं वो हर किसी में मिलेंगे आपको। ये भेदभाव की क्यों बात करता है? क्योंकि व्यक्ति की गरिमा है, जो डिग्निटी है, वो बराबर है। गवर्नमेंट की नज़र में सब व्यक्ति की गरिमा बराबर है, ठीक है, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब हो, या फिर कोई वो पीएम हो या कोई सीएम हो, सभी की गरिमा बराबर है गवर्नमेंट की नज़र में। तो जब गवर्नमेंट की नज़र में सबकी गरिमा बराबर है, तो आप उससे भेदभाव कैसे कर सकते हो? उसके धर्म, उसकी जाति, उसके कहाँ जन्म हो गया, कहाँ क्या है, मेल फीमेल, तो आप भेदभाव नहीं कर सकते उससे। लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं। क्या एक्सेप्शन है उसके? जैसे कोई स्त्रियां हैं या बच्चे हैं, जैसे फीमेल हैं या उनके बच्चों की बात करते हैं, उनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए जा सकते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन किया जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे बच्चों हैं तो बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी न्यूट्रिशन के लिए, तो उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं। तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ भेदभाव क्यों हो रहा है सेक्स के आधार पर, या फिर ये किसी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, किसी के आधार पर आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये अपवाद है। वोमेन है, औरतें हैं, उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए कुछ गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, मातृत्व योजना है, और भी बहुत सारी योजना है जो प्रेग्नेंट वोमेन के लिए भी कुछ योजनाएं चलती हैं, या उनको कुछ स्पेशल पैसा दिए जाते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो तमाम ऐसी योजना है। तो आप वहाँ ये नहीं कहोगे कि आप सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, नहीं, वहाँ पर कर सकते हो उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए। तो एक अपवाद ये हो गया। दूसरा अपवाद क्या होगा कि जैसे मान लो कोई भी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है कोई, या SC/ST है, तो कोई भी जो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड हैं या SC/ST मेंबर हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए भी गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। कुछ क्या कर सकती है, साफ साफ बात रही रिजर्वेशन की इसमें, तो इनके लिए कुछ कर सकती है, जो भी प्रावधान उनको लगे, चाहे वो इकोनॉमिकली उनकी हेल्प करें, चाहे वो जैसे भी हेल्प करें, लेकिन उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान बना सकती है, उनके लिए कुछ स्पेशल योजनाएं बना सकती है। जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ये दो वर्ड याद रखना, यहाँ पर इकोनॉमिकल नहीं है, सोशली और एजुकेशनली, मतलब सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, समाज में भी उनका पिछड़ापन है और शिक्षा में भी शिक्षित भी नहीं हो लोग, तो उनके लिए कुछ उपबंध कर सकती है गवर्नमेंट। और SC/ST मेंबर इसमें अलग से इनको इंक्लूड किया गया है, तो ये इसमें आते हैं।
और यहीं पे आपका जो जैसे कि यहीं पे आता है आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उसमें 27% का रिजर्वेशन यहीं से निकल के आता है। और जो डिटेल रिजर्वेशन इसमें है 16 में। फिर जो 16 है तो ये 15 होगा कि आप कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी नागरिक को, कोई भी उसकी जाति या धर्म या आधार के आधार पर, जाति धर्म या कहाँ उसका जन्म हो गया क्या है, उस पर आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे उससे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार का भेदभाव रोका जाता है यहाँ पर। 16 है, ये कहता है कि हम सबको समान वो देंगे, सबको समान अपॉर्चुनिटी देंगे, सबको समान हम अवसर देंगे नौकरी पाने के लिए। सीधी बात, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी पाने के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए हम सबको समान अवसर देंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो अवसर की समानता रहेगी, ठीक है। कोई भी सिटीजन है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, या वो इनएलिजिबल नहीं होगा, अयोग्य नहीं होगा किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए। किसके बेस पे? कि वो धर्म, किसी धर्म से है इसलिए उसको उसका वो योग्य नहीं है, उस धर्म से आता है इसलिए वो योग्य नहीं है, या वो काला या भूरा है, रेस उसकी है इसलिए वो वहाँ पर योग्य नहीं है, या फिर वो किसी कास्ट से आता है इसलिए वो योग्य नहीं है, या मेल है फीमेल है इसलिए योग्य नहीं है, या फिर वो कह सकते हो प्लेस ऑफ बर्थ कहीं और हुआ उसका जन्म नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में इसलिए वो योग्य नहीं। तो ऐसा ये रेसिडेंसी सबसे इम्पोर्टेंट कि मूल निवासी, तो उसके आधार पर वो योग्य नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको समान अवसर मिलेगा, नौकरी की सीधी बात करें, नौकरी में सबको समान अवसर मिलेगा। लेकिन इसके भी कुछ प्रावधान हैं, कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है कि 16(3), ये 16 है, 40 नहीं है, यहाँ पर इसको गलत लिखा है, इसको सही कर लेना, ये 16 है। 3, 16, 4, 16, 5 क्या अपवाद है इसमें? जैसे रेसिडेंसी का मामला आता है और निवासी, तो कई स्टेट पहले ऐसे थे जहाँ पे निवास सर्टिफिकेट मांग लिया जाता था और नौकरी में वहाँ पर दूसरे स्टेट या किसी लोगों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन किया जाता था कि निवास आप वहाँ का दिखाइए या जो भी चीज़ें हैं। तो फिर प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होने लगी, तो फिर उसको हटा दिया गया। लेकिन अभी भी एक स्टेट ऐसा है या 2 स्टेट कह सकते हो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहाँ पर निवास संबंधी अभी कुछ प्रावधान हैं, तो वहाँ पर भेदभाव किया गया है निवास से संबंधित। तो ये इसका अपवाद है। दूसरा अपवाद यहाँ पर क्या है? रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, साफ लिख दिया गया, रिजर्वेशन की बात की गई अपॉइंटमेंट। ऐसे कोई सोसाइटी में ऐसे कोई मेंबर जो पहले हम बता चुके, जो एजुकेशनली, जो शैक्षणिक रूप से जिसके पास शिक्षा नहीं है या समाज में बहुत उनका नीचा स्थान है, समाज में उनको स्थान नहीं दिया गया सही से, तो सोशली बैकवर्ड या एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन, एक चीज़ याद रखना, रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है सरकार में, सरकारी नौकरी में या किसी भी चीज़ में। तो जब एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है और वो बैकवर्ड भी हैं कैसे, एजुकेशनली और सोशली, तो उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा सकती है। प्रावधान है डायरेक्ट, तो 27% जो रिजर्वेशन है जो ओबीसी का, वो यहीं से आता है 16(4) से। तो आर्टिकल 16(4) से आता है, ये ध्यान रखना। तो 16(4) से डायरेक्ट आता है यहीं से। फिर इसमें एक चीज़ का और अपवाद है, वो थर्ड ये है कि जैसे कोई धार्मिक संस्था है, जैसे कोई मदरसा हो गया या फिर कोई भी आप चर्च उठा के देख लीजिए या कोई मंदिर उठा के देख लीजिए, वहाँ पर किसी आदमी की नियुक्ति करना है जो प्राइवेट हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पर उसके धर्म से आप नियुक्ति कर सकते हो। तो जैसे चर्च हो गया तो वहाँ पर क्रिश्चियन की, मंदिर हो गया तो वहाँ पर हिंदू की, तो और जैसे यहाँ पर ये मस्जिद हो गई तो वहाँ पर मुस्लिम की किसी भी पर्सन की नियुक्ति कर सकते हो। तो वहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, नहीं, वो एक अलग मैटर है, तो वहाँ पर वो किया जा सकता है। तो जो 27% रिजर्वेशन आता है ओबीसी के लिए, उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा। ये मंडल कमीशन के थ्रू आता है। एक मंडल कमीशन बनाया गया 1979 में, मोरारजी देसाई साहब की गवर्नमेंट थी उस समय, जनता पार्टी गवर्नमेंट थी। तो बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया और ये देखा गया कि देखिए आप सोशली और बैकवर्ड, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, उनके लिए हम लोग क्या प्रावधान कर सकते हो, कितनी पॉपुलेशन है ये। तो उन्होंने फिर देखा और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उन्होंने कहा कि 52% लोग, 52% लोग सोशली बैकवर्ड हैं। तो और इसमें एक्सक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं, SC ST इसमें नहीं आती है, आप ध्यान रखना। और उनके लिए 27% रिजर्वेशन की बात की गई। फिर 27% रिजर्वेशन दिया गया। कब दिया गया? बीपी सिंह गवर्नर ने दिया, 1990 में दिया ओबीसीओं के लिए, ठीक है। और फिर एक इंदिरा साहनी का केस आता है रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो इंदिरा साहनी का केस याद रखना आप, सिर्फ इतना कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है 16 और 14 में, इसमें डिटेल जाने की कोई जरूरत है नहीं इतना। ये बहुत वाइड मुद्दे हैं, कहो तो इन पे अलग से लेक्चर बना दें तो फिर ये पूरा कवर हो जाएगा। और फिर एक है
क्या प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है? तो डिस्प्यूट प्रमोशन इन रिजर्वेशन, पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है। तो फिर 77वां संविधान संशोधन आया 1955 में, तो याद रखना प्रमोशन में रिजर्वेशन की जब बात आती है 77वां संविधान संशोधन 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1995 का, तो ये बात करता है प्रमोशन में रिजर्वेशन। यहाँ पर एक बात की गई, मैं बता दूं थोड़ा सा, कि कोई भी SC/ST के लिए स्पेशली बात की गई है, OBC इसमें इंक्लूड नहीं है। तो SC/ST के ऐसे कोई मेंबर जिसमें उनका रिप्रेजेंटेशन, आप गवर्नमेंट को ये प्रूव करना होगा, अगर वो रिजर्वेशन देना चाहती है, पदोन्नति में आरक्षण की बात करना चाहती है, तो ये प्रूव करना होगा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है सरकार में, तो उनके लिए फिर प्रावधान कुछ देखा जाएगा। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है ना, कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात आ जाती है वहाँ पर, तो फिर वो मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो देखेंगे क्या होता है, लेकिन इसको अभी बस यहीं तक रखना कि आप इतना याद रखना 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 की। ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसी प्रकार की अस्पृश्यता को अंत करता है। ये अस्पृश्यता है क्या? मैं साफ साफ भाषा में बोलूँ तो छुआछूत, कोई किसी से छुआछूत नहीं रखेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि ये बहुत वैसा गरीब है या बहुत किसी कास्ट से आता है तो हमको टच नहीं कर सकते, हमको छू नहीं सकते हो। तो ये अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से रोकता है, ये छुआछूत को पूरी तरह से रोकता है आर्टिकल 17। बहुत पूछा जाता है, इतनी बार पूछा जाता है कि क्या बताएं। ये तो आर्टिकल सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पूछे जाते हैं, लेकिन ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 17 में ही। आप ध्यान रखना, इसके लिए फिर लॉ भी बनाया गया था, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, ये था। अनटचेबिलिटी को एक अपराध बना दिया गया था 1955 में, फिर इसको संशोधन किया गया 1976 में, और फिर इसका जो नाम दिया गया वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955, ये इनका नाम दिया गया। और कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति पाया जाता है तो उसको मिनिमम 6 महीने की जेल और 500 रुपया जुर्माना लगेगा। और इतना ही नहीं, ये तो कोई भी हो गया, लेकिन अगर प्रूफ हो गया कि गलती आप सिद्ध हो गए आप कि अनटचेबिलिटी की कोई भी आपने ऐसे किया है, तो फिर आपका जो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है असेंबली का, वो आपको वंचित कर दिया जाएगा, आपको उस लड़ने नहीं दिया जाएगा, फिर वो आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। ये है तो ये अनटचेबिलिटी का अंत करता है। अनटचेबिलिटी कहाँ पे? किसी भी स्थान पे हो सकती है, कोई भी पब्लिक प्लेस हो सकता है, कोई भी रोड हो सकता है, नहाने की कुआं, घाट, बैल, होटल, रेस्टोरेंट, पब्लिक प्लेस, शॉप, दुकान, कुछ भी चीज़ हो सकती है वहाँ पर। हर चीज़ पे ये कोई भी छुआछूत नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो ये है, या फिर इंसल्ट नहीं करेगा। कोई SC/ST का कोई मेंबर है, उनकी इंसल्ट कर लेगा तो भी इसी में आता है वो, इंसल्टिंग कुछ भी, तो अनटचेबिलिटी में आ जाता है वो, ठीक है। या कोई मना कर दे भाई, हॉस्पिटल में उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, हॉस्टल में उनको जगह नहीं दी जा रही है, कोई भी ऐसी चीज़ है, क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि अनटचेबिलिटी वहाँ है, वहाँ पर छुआछूत है, इसलिए उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं दी जा रही है, या फिर किसी शिक्षा संस्थान में, तो वहाँ पर ये पूरी तरह से रोकता है, ठीक है। तो ये है। अब ये लास्ट है 18th, फिर दूसरा हमारा स्टार्ट होगा। तो ये 18th है, ये किसी भी प्रकार के टाइटल्स क्या होते हैं? ये उपाधि होती हैं। तो ये किसी प्रकार की उपाधि का अंत करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि ये यहाँ पर स्टेटस की बात आ जाती है, यहाँ पर प्रतिष्ठा की बात आ जाती है। ये जो उपाधि है क्या, पहले उपाधि देख लो। उपाधि जो है जैसे ब्रिटिश काल में दी जाती थी, राजा महाराजा की उपाधि, अरे महाराजा साहब, अरे राज बहादुर साहब, अरे राय बहादुर साहब, राय साहब आइए, ये ऐसे करके। तो जो उपाधि दी जाती थी उनका अंत है यहाँ पर। ये जो उपाधि थी, मैं एक एग्जाम्पल बताऊं तो उपाधि जो थी, एक उपाधि क्या थी? राजा राम मोहन राय को दी गई थी। राजा राम मोहन राय जब जा रहे थे इंग्लैंड कुछ काम से, तो उस समय अकबर सेकंड थे मुगल शासक, उन्होंने उनको कुछ संदेश भिजवाना था उनके हाथों, तो उनको पहले राजा नहीं बोला जाता था, राम मोहन राय बोला जाता था। तो ब्रिटिश की जो क्राउन है, जो महारानी, उनसे मिलना था, तो वो आम आदमी से जल्दी मिल नहीं सकती हैं। तो फिर ये राजा ने सोचा, अकबर सेकंड ने, कि इनको हम राजा की उपाधि देके भेज दें। तो रानी जब सुनेगी वहाँ ब्रिटेन की, तो उनको लगेगा कोई अच्छा आदमी आया, अच्छा पर्सन आया, तो वो उनसे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और वो मिल सकती हैं। तो इसलिए राजा की वहाँ पर उपाधि दे दी गई थी। तो ऐसी जो उपाधि दे दी जाती थी, ये उपाधियों का अंत एकदम से कर दिया गया, क्योंकि ये प्रतिष्ठा की बात आ जाती है यहाँ पर आदमी की, और प्रतिष्ठा सबकी बराबर है, कोई नहीं है ऊपर नीचे गवर्नमेंट की नज़र में। तो यहाँ स्टेटस की बात आ जाती। तो ऐसे जो महाराजा या जो राय बहादुर राय साहब की जो उपाधि थी, वो सबका अंत कर दिया गया।
लेकिन फिर एक केस आया 1996 का बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में। देखिए जो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है, उपाधियों का जो अंत है, उसके दो अपवाद हैं। उसके दो अपवाद क्या है? मिलिट्री में उपाधि दे सकते हैं और एकेडमी शिक्षा में कोई उपाधि दी जा सकती है। कोई मेडल दे रहे हैं शिक्षा में, कुछ सेना को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रोत्साहन करने के लिए, शिक्षा में बच्चे जो भी मेडल पाते हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए, मिलिट्री या कोई फोर्स में जो मेडल पाते हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनको दिया जा सकता है। तो ये अपवाद है। फिर एक केस आता है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में 1996 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो टाइटल्स हैं, ये टाइटल्स क्या हैं कि ये भारत रत्न जैसे कुछ टाइटल्स हैं। वैसे भारत रत्न की हम बात करते हैं, पद्म विभूषण की बात करते हैं और पद्म श्री की बात करते हैं। तो इन टाइटल्स को दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि एक तो ये हेरिडिटी नहीं है, मतलब वंशानुगत नहीं है, और नोबिलिटी की बात नहीं की रही। ये क्या है? वंशानुगत और नोबिलिटी मतलब कुलीन वर्ग, एक अच्छा सामंत वर्ग या बड़े आदमी सो कहें हाई क्लास के लोग, उसमें नहीं आता है। ये जो बात करता है आर्टिकल 18 या जो उपाधि वाला, ये सिर्फ इनकी बात करता है जो हेरिडिटी वंशानुगत होते हैं। जैसे महाराज होगा तो महाराजा का लड़का महाराजा होगा, राय बहादुर साहब होगा तो उनका लड़का भी राय बहादुर साहब होगा, चाहे कुछ आता हो या ना आता हो, राय बहादुर साहब हैं, बस साहब राय साहब हैं। तो ये जो टाइटल है ये वंशानुगत थे और ये नोबलिटी लगाते थे, अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए ये दिया गया। तो यहाँ किया गया कि ये कुछ ऐसा नहीं है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये कोई श्रेष्ठता का वो पहचान नहीं है। ये आदमी की क्वालिटी बताते हैं और उनको प्रमोट करने के लिए है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आदमी के नाम के आगे पीछे नहीं जोड़े जाते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, इसलिए ये इस टाइटल के अंडर नहीं आती, इसलिए इनको कंटिन्यू किया गया और इनको रखा गया भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण। दो चीजें हैं, एक तो हेरिडिटी नहीं है, वंशानुगत नहीं है कि किसी के पिताजी को मिला तो उसके लड़के को अपने आप ही मिल जाएगा और उसको वही उपाधि मिलेगी, नहीं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये कोई नोबिलिटी नहीं दिखाते हैं कि यहाँ पर कोई श्रेष्ठता नहीं दिखाते, कोई अमीर है बहुत, ये है वो है, नहीं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये किसी व्यक्ति के नाम के आगे पीछे इनका कोई जिक्र नहीं रहता है, तो इसलिए इनको फिर इससे अलग रखा गया। अनुच्छेद 19 से एक्सेप्शनल अपवाद में रख दिया गया और मिलिट्री और शिक्षा को भी अपवाद में रखा है। तो ये आर्टिकल 18 हो गया। तो ये लेक्चर अगर पसंद आया तो आप लाइक करिए और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्यों डिसलाइक किया। कोई सुझाव हो दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कुछ भी दे सकते हैं। आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो जय हिंद।